नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक और आईपीओ की, जो कि जल्दी आता हुआ दिखाई देगा और इसका जीएमपी में काफ़ी बूम है। यह है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी का आईपीओ। बेसिकली ये कंपनी जो है काम करती है फार्मास्यूटिकल्स में, जहाँ की मेडिसिन को रखने के लिए एक विशेष प्रकार के जो है वो बनाए जाते हैं, यंत्र बनाए जाते हैं, उनको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। जानेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल कितने स्ट्रांग है, इस कंपनी का जीएमपी मार्केट में क्या डिमांड चल रही है आज की डेट में, और इस आईपीओ में भी अप्लाई करना है या फिर अवॉइड करना है। पर उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं स्टैंडर्ड ग्लास टेक्नोलॉजी की। स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है बेसिकली, और ये यूएस बेस्ड कंपनी है दोस्तों। तो सबसे पहले तो जानेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, यानी कि आईपीओ कब आने वाला है ये जानते हैं। तो अगर ये आईपीओ आप देखेंगे तो आपको 6 जनवरी से आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 6 जनवरी से लेकर और 8 जनवरी के बीच में ये आईपीओ आने वाला है। तो काफ़ी अच्छा है। अगर इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये पर शेयर है, यानी कि इन फ्यूचर में ये स्प्लिट हो सकता है 1:10 के रेशियो में। प्राइस बैंड की बात कर ले तो 133 रुपये से 140 रुपये पर शेयर रखा गया है, यानी आपको यूज़ करना है रिटेल कैटेगरी में कट ऑफ प्राइस 140 रुपये पर शेयर वाला। लॉट साइज है एक लॉट में आपको 107 शेयर देखने को मिलेंगे। 410 करोड़ का टोटल इशू साइज होने जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू की अगर हम बात करें तो वो 210 करोड़ का है, और बाकी जो है रेस्ट बचा हुआ पीस वो ऑफर फॉर सेल है। तो यानी यहाँ एक इन्वेस्टर के लिए थोड़ा अच्छा है देखने में, जहाँ की फ्रेश इशू काफ़ी बड़ा पोर्शन है, 210 करोड़ का 50% के लगभग का, और 50% ही ऑफर फॉर सेल है। और आपको लिस्टेड होता हुआ दिखाई देगा एनएससी बीएससी दोनों पे, क्योंकि ये मेन बोर्ड आईपीओ है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं रेजुएशन चार्ट की, किस कैटेगरी को कितना दिया गया है, तो क्यूआईबी के लिए रखा गया है कंपनी ने 50% का पोर्शन रखा गया है, रिटेल कैटेगरी के लिए 35% का रखा गया है, और एचएनआई के लिए 15% का है। एज यूजल जैसे सभी आईपीओ में उसी तरीके से रखा गया है। तो 35% का पोर्शन यहाँ जो रिटेल के लिए। अब बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में, कंपनी क्या करती है दोस्तों। तो कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी। बेसिकली ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी सितंबर 2012 में, यानी तकरीबन कंपनी को 12 से 14 साल हो चुके हैं। बात करें तो स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है दोस्तों, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो कि फार्मास्यूटिकल्स में केमिकल सेक्टर में काम आते हैं। यानी इंडिया में जो फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर है उसमें यूज़ होता है इन यंत्रों का। कंपनी के पास जो है कैपेसिटी होती है मैनेज टू इंटायर प्रोडक्ट प्रोसेस और इन हाउस। तो ये प्रोडक्ट प्रोसेस जो है इन हाउसिंग करती है सारा का सारा। वहीं बात कर लें तो कंपनी जो है प्रोवाइड करती है सिचुएशन इंडिकेशन डिजाइनिंग का है, इंजीनियरिंग का करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, असेंबलिंग का कार्य करती है, इंस्टॉलेशन का भी इसका खुद का कार्य है, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसेस का फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग को करती है। तो बेसिकली जो है फार्मास्यूटिकल और मैन्युफैक्चरिंग में जो विशेष प्रकार की मशीनें काम में आती हैं, जो कि केमिकल रखने में या किसी और चीज़ में, उसका ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो 3 टाइप के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आपको दिखाई देंगे, जिसमें कि रिकॉल सिस्टम के लगभग दिखाई देगा, दूसरा स्टोरेज का है जिसमें डाइंग सिस्टम दिखाई देगा, और तीसरा है प्लांट या इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग जो सर्विस है वो आपको दिखाई देगी। तो ये 3 बेसिकली इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जहाँ की ये सर्विसिंग का भी काम करती है, इंस्टॉलेशन का काम करती है, सारा A to Z इसका काम है। अगर आप बात करेंगे तो कंपनी के 30 सितंबर 2024 तक की बात करें तो कंपनी पे 460 फुल एम्प्लाई है, जो कि इसके फुल टाइम एम्प्लाई हैं, और 731 जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड लेबर्स इसके पास अवेलेबल है। वहीं कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है ये हम देखेंगे तो स्पेशलाइजेशन, ये जो है विशेष योग्यता है इसको कंपनी को इंजीनियरिंग में इक्विपमेंट बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, और फार्मास्यूटिकल्स केमिकल सेक्टर में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड है। यानी कि जो इक्विपमेंट ये बनाती है इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड दिख रही है आपको, स्पेशली फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर की बात करें तो। वहीं देखेंगे तो कस्टमाइज और इनोवेटिव जो है इसकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, जहाँ की आप बात करेंगे तो इंटायर फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन में ये काम करती है। वहीं तीसरी जगह आप देखेंगे तो इसका जो लोकेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी बेस है, यानी कि जो इसकी कैपेसिटी है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के बेस पे है। तो वहाँ भी इसकी डिमांड काफ़ी अच्छी है इसके प्रोडक्ट की मार्केट में। चौथा अगर इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखें तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है विद द क्लाइंट्स के साथ अक्रॉस सेक्टर, जो इसके सेक्टर है इसके साथ कनेक्टेड है, उनके साथ इसका काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म में। और पांचवा अगर इसका आप देखेंगे तो कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड इसका है प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ का, यानी कि कंटिन्यूटी में ये प्रॉफिट ग्रोथ पे जाती जा रही है कंपनी। तो इस ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग जो है ये इसकी स्ट्रेंथ है 4 से 5, जहां कंपनी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रही है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं इससे सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहता है इस कंपनी का। फाइनेंशियल और फंडामेंटली कंपनी के बताते हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। पिछले लास्ट 3 साल का फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ देखेंगे तो सबसे पहले 2022, 23 और 24 3 साल का दिया गया है। वहीं 30 सितंबर 2024 तक का भी कंपनी ने अपडेट दिया है हाफ ईयरली
क्लोजिंग का, जिसमें कंपनी के पास एसेट देखेंगे तो 756 करोड़ के लगभग एसेट है। रेवेन्यू कंपनी पे 312 करोड़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 36 करोड़ के लगभग का था। नेटवर्थ कंपनी की जो है 447 करोड़ के लगभग थी। वहीं रिजर्व कंपनी के पास 261 करोड़, और टोटल बोरिंग यानी उधारी की अगर बात करें डेप्थ की, तो वो 173 करोड़ के लगभग दिखाई दे रहा है। लास्ट 3 साल का अगर देखिए कंपनी ने क्या ग्रोथ करी, तो 2022 में कंपनी 298 करोड़ पे थी एसेट में, बढ़ के 347 करोड़ हुई, और फिर 665 करोड़, यानी 298 करोड़ से 665 करोड़ अप्रोक्सीमेटली आप कह सकते हैं कि 100% से अच्छी ग्रोथ दी है 3 साल में, तो गुड ग्रोथ कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एसेट। वहीं रेवेन्यू की अगर बात करोगे तो वहां भी अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। 241 करोड़ था 22 में, 23 में 500 करोड़, जस्ट डबल हो गया, और उसके बाद 550 करोड़ के लगभग है 24 में। तो यहाँ भी आप देखेंगे अच्छी ग्रोथ लगभग दिखाई दे रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 25 करोड़ था लगभग 22 में, 23 में बढ़ के हो गया 53 करोड़, जस्ट डबल यानी 100% की ग्रोथ दिख रही है। उसके बाद 60 करोड़ के लगभग दिखाई दे रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो वो भी 69 करोड़ के लगभग थी 22 में, 23 में बढ़ के 156 करोड़, और फिर 409 करोड़ हो गई 2024 में। तो यहाँ काफ़ी अच्छी 400 गुना का जंपअप किया नेटवर्थ में 23 और 24 में। वहीं बात करें रिजर्व के, तो वो भी अच्छे हैं कंपनी पे, 53 करोड़ के रिजर्व थे 22 में, बढ़ के 149 करोड़ के हो गए 23 में, और 24 में 389 करोड़ के लगभग के हो गए। डेप्थ कंपनी पे उधारी जो है वो 69 करोड़ की थी, फिर 81 की हुई, और अभी 129 करोड़ का डेप्थ है। आज की डेट में अगर देखेंगे, जब तक कंपनी ने अपना स्टेटमेंट शेयर किया है 30 सितंबर 2024 तक की बात करें, तो 173 करोड़ का कंपनी पे कर्जा है, जो कि थोड़ा सा कंसर्न बनाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंसर्न एरिया नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये कैश रिच कंपनी है। हमने पहले भी आपको बताया कि कैश रिच कंपनी कौन सी कंपनी होती है। कैश रिच कंपनी वो कंपनियां होती हैं, वो सेगमेंट में आती हैं जिनके पास रिजर्व और सरप्लस काफ़ी बड़ा होता है इन टर्म्स ऑफ उनके डेप्थ के मुकाबले। तो यहाँ आप देख रहे हैं कंपनी में सिर्फ 173 करोड़ का कर्जा है, और 261 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिजर्व में पड़े, यानी कंपनी जब चाहे तब अपने कर्जे से मुक्ति हो सकती है। तो यानी कि कंपनी ने जो है लॉन्ग टर्म के लिए सोच के रखा हुआ है। इन टर्म्स अगर कभी शॉर्टेज पड़ता है तो कंपनी के पास अच्छा रिजर्व और सरप्लस है, जिससे कंपनी सस्टेन कर सकती है। कुल मिला के देखें तो फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, किसी भी फाइनेंशियल में नेगेटिव आपको नहीं दिखाई देगा। वहीं बात कर लेते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, यानी कंपनी के की परफॉर्मेंस की बात करें तो आरओई कंपनी का 20.74 के लगभग यानी 20% के लगभग है। आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 25% के लगभग है। डेब्ट टू इक्विटी 0.32 है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, और आरओडब्ल्यू रिटर्न ऑफ नेटवर्थ कंपनी की 20% के लगभग है। तो यानी सारे पैरामीटर 15% से ऊपर हैं, यानी कि काफ़ी अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं इंडिकेशन। और डेब्ट टू इक्विटी 1 से नीचे तो ऑलरेडी अच्छी है। पी रेशियो की बात करें तो 3.25 है ईपीएस, और पी की बात करें तो 43% है, 43 है। और आईपीओ आने के बाद कितना रहेगा ये डिस्क्लोज नहीं किया है। ईपीएस का भी डिस्क्लोज नहीं किया है। ईपीएस होता है दोस्तों अर्निंग पर शेयर, वो कितना है वो भी डिस्क्लोज नहीं है कि आईपीओ के बाद कितना रहेगा। फंडामेंटली कंपनी को देखें तो बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी अच्छा दिखाई दे रही है फर्स्ट इंप्रेशन में, और फाइनेंशियली भी कंपनी बुरी नहीं है, यानी कि कभी कंपनी ने लॉसेस दिखाया नहीं है अपना कहीं भी कि कंपनी को कोई लॉस हुआ हो किसी भी ईयर में। वहीं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव लाने का है फंडिंग ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट है कंपनी की, जो कि कंपनी को चाहिए टुवर्ड्स द परचेजिंग फॉर द मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने कंपनी को अपनी ग्रोथ के लिए। दूसरा, कंपनी को रीपेमेंट और प्रीपेमेंट करना है, जो कर्डन बोरिंग्स कंपनी ने उधारी ली है उन सबको चुकाना है कंपनी को, तो वो उसके लिए चाहिए। मटीरियल सब्सिडी के लिए, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड के लिए रीपेमेंट, और जो प्रीपेमेंट इसने करा था वो सारे कर्जे इसको हटाने हैं अपने, तो उसके लिए कंपनी, यानी कि ये अच्छा फोकस एरिया है कि कंपनी का जो फोकस एरिया है वो अपनी उधारी को उठाने पे है। इस आईपीओ के जरिए जो भी फंड रेज करेगी उससे ये अपनी नई मशीनरी खरीदेगी और अपनी उधारी चुकाएगी। तीसरी बात करें तो इन्वेस्टमेंट पर तो होली ओन मटेरियल सब्सिडी के लिए चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड हो गया फंडिंग, और जो भी फंडिंग लिया था इन्हें मशीनरी और इक्विपमेंट खरीदने के लिए, वहाँ के लिए भी इसको करना है। और चौथा है फंडिंग जो है ग्रोथ थ्रू स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट और एक्वायरेशन, यानी एक्वायर करना है और भी इसको, तो उसके लिए भी इसे फंड की जरूरत है, तो वहाँ ये फंड लगाएंगे। और पांचवा है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, यानी कि जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए। तो कंपनी के जो है ऑब्जेक्टिव और इशू को देख के लग रहा है कि कंपनी के ग्रोथ सेगमेंट और कंपनी जो है पैसे को सही दिशा देने वाली है। अब आईपीओ की बात कर ले कि इस आईपीओ की जीएमपी क्या चल रही है, यानी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड है दोस्तों। तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा बूम मचा हुआ है, काफ़ी अच्छी डिमांड है, यानी आईपीओ आने से पहले आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। देख रहे हैं स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का आईपीओ है, 140 प्राइस बैंड है, तो आप देखेंगे जीएमपी 70 रुपये पर ट्रेड कर रही है। ऑलरेडी जो है लिस्टिंग गेन 50% का सुपर लिस्टिंग गेन दिखा रहा है अभी से ही, यानी एस्टिमेटेड लिस्टिंग करीबन 210 रुपये पे दिखा रही है। फायर रेटिंग 5 की बनी हुई है, 410 करोड़ का टोटल इशू साइज है, 107 शेयर आपको लॉट में मिलने वाले हैं। 6 जनवरी से ये ओपन होने वाला है, जो कि आपको 8 जनवरी तक मिलेगा। 9 जनवरी को अलॉटमेंट पता लगेंगे, और 13 जनवरी को ये लिस्टेड होता हुआ दिखाई दे रहा है एनएससी और बीएससी दोनों पे। कुल मिला के आईपीओ काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन दे रहा है। जितने भी अभी तक आईपीओ आ रहे हैं दोस्तों पिछले 1-2 हफ्ते से, मतलब 10 से 15 आईपीओ आए हैं, सभी का लिस्टिंग गेन काफ़ी अच्छा रहा है। सो सुपर लिस्टिंग गेन दिखा रहा है इस आईपीओ में, तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा लिस्टिंग गेन है।
पर और इतना लिस्टिंग गेन है कि मे भी शायद ये आपके मनी को भी डबल कर दे, यानी मनी विल बी डबल इन दिस आईपीओ कह सकते हैं। सो आप क्या सोचते हो, व्हाट यू थिंक कि इसमें मनी डबल होगा या नहीं होगा, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अभी के फिलहाल देखें तो 7500 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है एक लॉट पे, यानी 7500 रुपये बनते हुए दिख रहे हैं पर लॉट पे हमें प्रॉफिट में, यानी 15,000 रुपये लगाने के बाद आपको 7500 रुपये, तकरीबन 22,500 रुपये आपके बनते हुए दिख रहे हैं पहले ही दिन। अभी का तो ये है, बाकी आगे देखते हैं कैसा रहता है, जब सब्सक्रिप्शन निकल के आएगा तब कितना सब्सक्राइब होगा, कैसे होगा। पर अभी से जो इसका डिमांड बन रहा है ग्रे मार्केट में वो काफ़ी अच्छा है। पर फिर भी हम आपको बता दें, ग्रे मार्केट 100% नहीं होता दोस्तों, वहाँ भी अप डाउन चलता रहता है। तो हमें कंपनी की बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल कैसे हैं, वो सब भी पैरामीटर हमें कंसीडर करने होते हैं ताकि हमें एक अच्छा डिसीजन ले पाएँ। सो आप क्या सोचते हैं, ये कहाँ तक जाएगा, कितने गुना सब्सक्राइब होगा और क्या जीएमपी बढ़ेगी, ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा। दोस्तों एक बात और बता दें आपको, यहाँ कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता है। इससे सारे वीडियो नॉलेज पर्पस से बनाए जाते हैं। यहाँ हम आपको कंपनी के फैक्ट और फिगर बताते हैं, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और बात करते हैं कि जीएमपी में क्या डिमांड चल रही है, ताकि उसके बेस पे आपके पास एक पिक्चर तैयार हो जिससे आपको डिसीजन लेने में मदद मिल सके। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अपने ऐसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।